हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 6 से लेकर 20 चैप्टर 2 से डील करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर नहीं देखी जाके देख लो। सो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर 2 बात किस बारे में करता है? इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। मेनली इसमें बात की गई है ज्यूरिसडिक्शन एंड हायरार्की के बारे में। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन का भी कोर्ट होता है। अब हायरार्की में सेशन जज की कोर्ट ऊपर है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ऊपर है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है और इनके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात की गई है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 कहता है बिसाइड्स दी हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट को छोड़कर, एंड दी कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, और कोई लॉ है, फॉर एग्जाम्पल एनडीपीएस, पॉक्सो, इस तरीके के लॉज हैं, उसके लिए अलग कोर्ट्स बना रखे होते हैं। तो उन स्पेशल कोर्ट्स को छोड़कर जो किसी और लॉ में कंस्टिट्यूट किए गए हैं, तो हाई कोर्ट को छोड़कर और उन अदर कोर्ट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट में ना, ये सभी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट होगी, एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट होगी। तो ये हायरार्की जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखी है, आसानी होगी, ये देखोगे, समझोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एज पर सेक्शन 6 किसी भी स्टेट में क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट जो होगा वो सबसे सुपीरियर लेवल का, सबसे हायरार्की में जो हाई कोर्ट होगा वो सबसे टॉप मोस्ट होगा। एक स्टेट में मैक्सिमम एक हाई कोर्ट हो सकता है। उससे नीचे है कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। सेक्शन 8 में वैसे हम पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन हो, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं भी होता। कहाँ कोर्ट ऑफ सेशन होगा नहीं होगा, सेक्शन 8 में इस बारे में बताया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट, हायरार्की के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन से जजेस हो सकते हैं? या तो सेशन जज हो सकते हैं और एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं। इससे पहले असिस्टेंट सेशन जज का भी कॉन्सेप्ट था सीआरपीसी में, वो अब अबॉलिश कर दिया गया है बीएनएसएस में। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन जज होंगे वो सबसे ऊपर लेवल के, हायरार्की में सबसे ऊपर लेवल के जज होंगे। सेशन जज को ही हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं। फ़र्क ये होता है कि जब यही जज क्रिमिनल मैटर्स देख रहे हैं तब इनको सेशन जज बोला जाता है, और जब यही जज सिविल मैटर्स देख रहे हैं तब इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर सेम होती हैं, बस जो सेशन जज होते हैं वो एक होते हैं और एडिशनल सेशन जज एक से ज़्यादा हो सकते हैं। पावर तो सेम है, बट हायरार्की में वैसे हम बात करें तो ऊपर मान सकते हैं हम सेशन जज को, क्योंकि कोई प्रमोशन के बाद ही एडिशनल सेशन जज बनता है। अब इनसे नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है ना, इसमें 3 तरीके के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। यहाँ भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो एक ही होंगे, एडिशनल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उनसे नीचे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उनसे भी नीचे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनको हम अच्छे से सेक्शन 9 से लेकर 13 में डिस्कस करेंगे। अब एक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, स्पेशल जजेस के बारे में, सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 11 में जो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, तो वो जो पर्सन होगा, जो स्पेशल कोर्ट का ऑफिसर होगा, वो जो जज होगा, उसको या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ ना, ये मोटा मोटा मैं क्या कवर कर रहा हूँ, जो इन सेक्शंस में बात की गई है, सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 13 में यही बातें की गई हैं कि कौन किससे सबऑर्डिनेट है, कौन किससे सुपीरियर है। तो यहाँ एक चार्ट के थ्रू मैंने पहले ही बता दिया आपको, ताकि वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। अब एक बात रह गई कि जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न का मतलब तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट की एक से ज़्यादा सब डिवीज़न या फिर तहसील हो सकती हैं। तो सब डिवीज़न में ना सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होते, पर सब डिवीज़न में होते हैं। अब इससे ये मत समझना कि सब डिवीज़न में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं। बस जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होती है कि केस आया, किसको अलॉट करना है, मार्किंग जो होती है केस की, कि मान लो ये केस आया, अब ये जो केस है ये इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जाएगा, इसको जाएगा, इसको जाएगा, पहले को जाएगा, दूसरे को जाएगा, तीसरे को जाएगा, वो डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं। और यही काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। केसेस का जो एलोकेशन होता है, मार्किंग होती है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है। इनका ऐसा कोई कोर्ट तो नहीं होता है, कोर्ट में तो नहीं बैठते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। जैसे कि डीएम जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं
वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। उनके बारे में बात सेक्शन 14 से 17 में की गई है। 18 से 20 पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो भी समझ आया, अगर कोई इंटरेस्टेड है कॉपी में लिख लेना दोबारा पीछे करके, काफ़ी फ़ायदा रहेगा चीज़ें समझने में। तो एक बेसिक देखा क्या था, सेक्शन 7 क्या कहता है ये देखते हैं। टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करता है। ये कह रहा है कि एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ ए सेशन डिवीजन। अब ये क्या है, देखो ये कह रहा है हर एक स्टेट सेशन डिवीजन होगी। अब सेशन डिवीजन क्या होता है, जहाँ भी ना सेशन कोर्ट एस्टैब्लिश होता है उसको सेशन डिवीजन कहते हैं। ये बात लिखी कहाँ हुई है, सेक्शन 8 में देखोगे ना, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेगी हर एक सेशन डिवीज़न में। तो हर एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश होगा। तो सेशन डिवीज़न क्या हुई, जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन होता है। अब से लेकर अब आगे तक जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ सेशन डिवीज़न, तो ये मान लेना कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ एस्टैब्लिश होता है वो सेशन डिवीज़न है। अब जो ये डायरेक्ट कह रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। ये कह रहा है कि एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीज़न, हर एक स्टेट एक सेशन, मान लो ये स्टेट है, ये सेशन डिवीज़न है। एक सेकंड, इसको यहाँ बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक स्टेट सेशन डिवीज़न नहीं होती, एक स्टेट में कई सारी सेशन डिवीजन्स हो सकती हैं। मतलब एक स्टेट में एक सेशन कोर्ट नहीं होता है, एक स्टेट में कई सारे सेशन कोर्ट हो सकते हैं। दूसरे वाली लाइन यहाँ फिट बैठेगी और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन्स। एक स्टेट है, इसमें कई सारी सेशन डिवीजन्स बना देते हैं हम यहाँ पे। मान लो ये कई सारी सेशन डिवीजन्स बना दी, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी हो सकती हैं, 30 40 50 भी हो सकती हैं। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज पूरे चैप्टर में ना यही एक सेक्शन है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी लग सकती है। तो आगे क्या कह रहे हैं, एवरी सेशन डिवीजन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये लाइन कह रही है हर एक सेशन, अब ये सेशन डिवीजन बना दी, ये कह रही है कि हर एक सेशन डिवीजन में या एक डिस्ट्रिक्ट होगी या उसमें एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगी। ये लाइन कह रही है कि हर एक सेशन डिवीजन, अब ये सेशन डिवीजन बनाया हमने, हर एक सेशन डिवीजन या तो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट होगी, बी ए डिस्ट्रिक्ट, और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या उसमें एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। अब मान लो जो ये सेशन डिवीज़न है, सेशन डिवीज़न का मतलब यहाँ एक सेशन कोर्ट है। ये सेशन डिवीज़न में 2 डिस्ट्रिक्ट बना दी मैंने, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी सब में 1 है। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेशन डिवीज़न में 1 डिस्ट्रिक्ट हो या एक में 2 भी हो सकती हैं। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो ये कह रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट भी हो सकता है, 2 डिस्ट्रिक्ट का भी एक सेशन कोर्ट हो सकता है। नॉर्मली यही होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक सेशन कोर्ट होता है, पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट होता है। एंड जो बात यहाँ पर लिखी नहीं गई वो भी बता देता हूँ कि कई बार ऐसे भी होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट की 2 सेशन डिवीजन्स हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट एक हो उसमें 2 सेशन कोर्ट्स हों, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सेशन कोर्ट भी हो सकते हैं। तीनों एग्जांपल आगे डिस्कस, ये देख लो पहले, ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट, उसका एग्जांपल है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली में लगभग 9 या 11 आई थिंक, कमेंट कर देना कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 है या फिर 11 हैं, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कोर्ट। तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन कोर्ट है, वो है 30 हज़ारी कोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट एक सेशन डिवीज़न, या एक डिस्ट्रिक्ट एक सेशन कोर्ट। अब ये भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 2 सेशन कोर्ट हैं, इनके नाम हैं। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो मैनेज करने के लिए सारे केसेस एक सेशन कोर्ट में जाएंगे तो एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी, कितने ही केसेस सेशन जज हैंडल करेंगे। तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 2 सेशन जज होते हैं, 2 सेशन कोर्ट्स होती हैं। अब एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स और उनका एक सेशन कोर्ट, फॉर एग्जांपल रायबरेली और अमेठी, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका एक सेशन कोर्ट है, वो है रायबरेली में। क्यों है ऐसा, पहले रायबरेली और जो अमेठी है डिस्ट्रिक्ट्स वो एक थी, इनको अलग अलग कर दिया गया। अभी भी जो सेशन कोर्ट है वो रायबरेली का ही यहाँ पर वर्क करता है। तो ये समझ आया होगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इसको एक सेकंड, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है वो लिमिट्स, कि कितनी सेशन डिवीज़न होनी चाहिए, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स होनी चाहिए। ये जो चीज़ें चेंज भी की जा सकती हैं। आज जो है रायबरेली और अमेठी का जो सेशन कोर्ट है वो रायबरेली में, आगे जाके अलग अलग भी हो सकते हैं, अमेठी का अलग सेशन कोर्ट भी हो सकता है। सबसेक्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है, उनकी अल्टर कर सकती है लिमिट्स। नंबर ऑफ सब डिवीजन्स भी अल्टर किए जा सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है कितनी सब डिवीजन्स आगे होंगी। आप डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी सब डिवीज़न में रहते हैं, देख सकते हो कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट की 5 सब डिवीज़न होंगी, किसी की 2 होंगी, अलग अलग होती हैं। मोस्टली ये पॉपुलेशन के बेसिस पर ही होता है। जो भी सेशन डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीज़न है किसी भी स्टेट में,
इस संहिता के कमेंसमेंट के दौरान, कब हुई थी कमेंस ये संहिता? 1 जुलाई 2024। तो ये माना जाएगा कि जो भी सेशन डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न है, वो इस सेक्शन के अंदर फॉर्म की गई हैं। ये कह रहा है कि इनका फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर माना जाएगा। सेक्शन 7 यही था। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन, याद रखना, और हर एक सेशन डिवीज़न में कोर्ट ऑफ सेशन होती है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन जो होगी उसके एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो जज होंगे, उनको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, सेशन जज को अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है एक से ज़्यादा एडिशनल सेशन जजेस को भी। एडिशनल सेशन जज एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, बैठते कहाँ हैं? कोर्ट ऑफ सेशन में। ये मैंने पहले ही बताया है। सबसेक्शन 4 जो सेशन जज हैं एक सेशन डिवीज़न के, वो अपॉइंट किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा किसी दूसरे सेशन डिवीज़न के एडिशनल सेशन जज। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज दूसरी डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अपॉइंट कौन करेगी? हाई कोर्ट। और जो सेशन जज है वो बैठेंगे कहाँ? वो डिस्पोजल कहाँ करेंगे केसेस का? जहाँ पर हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी, जो प्लेस ऑफ सिटिंग हाई कोर्ट डायरेक्ट करे। सबसेक्शन 5 जहाँ पर सेशन जज का जो ऑफिस है वेकेंट है। वेकेंट कैसे हो सकता है? ट्रांसफ़र हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, या डेथ हो जाती है सेशन जज की, और उस समय नए सेशन जज वहाँ पर अपॉइंट नहीं किए गए हैं। तो मान लो कुछ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो गया। तो उनकी पोस्ट अगर वेकेंट है तो केसेस का डिस्पोजल कौन करेगा? हाई कोर्ट इसके लिए अरेंजमेंट बना सकती है। तो जो उस केस में अर्जेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका डिस्पोजल कौन कर सकता है? एडिशनल सेशन जज। और अगर एडिशनल सेशन जज प्रेजेंट नहीं है तो हायरार्की में मैंने बताया भी था, उनसे जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं वो होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 देखा। सबसेक्शन 6 क्या कहता है? कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरली कहाँ पर होल्ड करेंगे अपनी सिटिंग, मतलब उनका प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ होगा? वो उस प्लेस या उन प्लेसेस पर होगा जहाँ पर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएगी। पर अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कन्वीनियंस होगी पार्टीज़ की, कोई केस है जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कन्वीनियंस होगी पार्टीज़ की, किस बात में कन्वीनियंस होगी? अगर किसी और प्लेस पर कोर्ट ऑफ सेशन सिटिंग होल्ड करे, मतलब किसी और प्लेस पर कोर्ट ऑफ सेशन अगर बैठे और उससे कन्वीनियंस होगी पार्टीज़ को, तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की कंसेंट के साथ किसी और प्लेस पर भी उस केस के डिस्पोजल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन बैठ सकती है। या केस के डिस्पोजल के लिए बैठ सकती है या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए बैठ सकती है। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन अगर नॉर्मली यहाँ होती है, किसी केस में लगा कि यहाँ बैठना सही है, अगर यहाँ बैठे तो कन्वीनियंस होगी पार्टीज़ को, तो यहाँ भी बैठ सकती है। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है? सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग एडिशनल सेशन जजेस। देखो, सेशन जज जो होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मतलब वो एलोकेट भी करते हैं केसेस। मान लो कोई केस आया और फॉर एग्जांपल ये मर्डर का केस है। अब मान लो यहाँ बहुत सारे एडिशनल सेशन जजेस हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, तो सेशन जज जिस भी एडिशनल सेशन जज को वो केस देना चाहेंगे वो उनको दे सकते हैं। एलोकेशन जो होता है केसेस का वो सेशन जज करते हैं, और यही काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स करते हैं। अगर हम मजिस्ट्रेट्स की बात करें, वो एलोकेट करते हैं केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को। सेशन जज जो हैं वो अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए भी प्रोविज़न बना सकते हैं इन इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट। ये सबसेक्शन 5 में भी कुछ ऐसा ही प्रोविज़न था कि अरेंजमेंट बना सकते हैं जहाँ पर सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है। बस ये समझना कि सबसेक्शन 5 में वेकेंट था ऑफिस, यहाँ पर है एब्सेंस या इनएबिलिटी टू एक्ट। ये जो सबसेक्शन 8 बात कर रहा है टेम्परेरी जो वैकेंसी हो जाती है, एब्सेंस ऑफिस से जो है यहाँ पर वो टेम्परेरी हैं, बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया। पर सबसेक्शन 5 में बात की गई थी वेकेंट की। वैकेंसी ऑफिस की अलग बात होती है कि डेथ हो गई मान लो, अब वापस तो नहीं आ सकते वही सेशन जज, या रिटायर हो गए, तो वो सबसेक्शन 5 में वैकेंसी अलग है। पर सबसेक्शन 8 में जो ये एब्सेंस है या इनएबिलिटी टू एक्ट है, ये टेम्परेरी नेचर का है। तो इस केस में सेशन जज प्रोविज़न बना सकते हैं कि अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ गई तो उससे डील कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज करेंगे, या एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। और एडिशनल सेशन जज भी करेंगे तो कौन से एडिशनल सेशन जज करेंगे? वो अर्जेंट एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल होगा, इन केस अगर सेशन जज एब्सेंट है अपने ऑफिस में से। एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन का है, ये कहता है कि जो अपॉइंटमेंट वर्ड है ना, अपॉइंटमेंट वर्ड यहाँ यूज़ किया गया सबसेक्शन 2 में,
कि कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए जज, और कोर्ट ऑफ सेशन को अपॉइंट करेंगे, जो अपॉइंट करेगी वो हाई कोर्ट करेगी। तो ये सबसेक्शन का एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो अपॉइंटमेंट वर्ड ये यूज़ किया गया ना कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी सेशन जज को, डज नॉट इंक्लूड दी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन। इसका मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब सेशन जज को पहली बार अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये है उससे पहले भी वो जज रहे होंगे। तभी यहाँ लिखा गया इट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट अपॉइंटमेंट, मतलब डायरेक्ट कोई सेशन जज नहीं बन सकता ना, प्रमोशन होके बनता है, तो पहले भी वो जज रहे होंगे। तो जो अपॉइंटमेंट होगी उनकी पहली अपॉइंटमेंट एज अ जज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है। सेशन जज का जो सेक्शन था सेक्शन 8 था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 9 है। क्या कहता है सबसेक्शन 1, क्या कह रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हो सकती हैं, कितनी होंगी, जितना स्टेट गवर्नमेंट बताएंगी। दे एस्टैब्लिश शैल बी एस्टैब्लिश एज मनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की उन प्लेसेस पर जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगी, एस्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। प्रोवाइजो है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एस्टैब्लिश कर सकती है किसी एरिया में, किसी लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट्स, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, किसी पर्टिकुलर केसेस या क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि SC/ST एक्ट, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती है। जो भी SC/ST एक्ट के जो मामले होंगे वो उस कोर्ट में जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में। फॉर एग्जांपल पोक्सो के लिए अलग कोर्ट्स बनाई जा सकती है, पोश एक्ट जो होता है उसके लिए अलग कोर्ट बनाई जा सकती है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, ये देख सकते हो। और जहाँ पर वो कोर्ट एस्टैब्लिश करती गई, स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश, नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन दी लोकल एरिया, उस लोकल एरिया में मान लो ये कोर्ट है SC/ST एक्ट से रिलेटेड। अब बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं इस एरिया में ये SC/ST एक्ट के मामले नहीं देखेगी, फिर यही जो स्पेशल कोर्ट बना दी गई यही देखेगी वो मामले। नो अदर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which special court of judicial magistrate has been established। ये जो SC/ST ये जो मामले हैं फिर ये अदर कोर्ट्स नहीं देखेगी, यही कोर्ट देखेगी। ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, स्पेशल एक्ट्स में, एक्ट्स के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। एस्टैब्लिश करती है मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और अपॉइंट कौन करती है, हाई कोर्ट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को। सबसेक्शन 3, हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी, जहाँ भी नेसेसरी होगा वहाँ पर हाई कोर्ट कन्फर कर सकती है, मतलब दे सकती है पावर, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर किसी ऐसे पर्सन पर जो एज ए सिविल जज एक्ट कर रहा है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए जज इन सिविल कोर्ट। कोई पर्सन है जो सिविल कोर्ट में एज ए जज फंक्शन कर रहा है, मतलब वो सिविल जज है, तो सिविल जज को भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की जा सकती है, दी जा सकती है। नॉर्मली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊं, जब भी कोई पर्सन अपॉइंट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन अपॉइंट होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी अपॉइंट होता है, साथ में वो सिविल जज भी अपॉइंट होता है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न, या तो अपॉइंट होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या अपॉइंट होगा वो पर्सन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, साथ में वो अपॉइंट होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो वो जो पर्सन अपॉइंट होगा उसके पास दोनों ही पावर्स होती हैं। जब वो क्रिमिनल केसेस देखेगा उसको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बोल देंगे, और जब वो सिविल केसेस देखेगा तब वो सिविल जज कहलाएगा। सेक्शन 9 हुआ। सेक्शन 10 क्या कहता है, बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। सबसेक्शन 1, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चार्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था उससे अगर चीज़ें कोरिलेट करोगे तो समझ आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की ही जब प्रमोशन होती है तब वो एडिशनल या तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे। और वो अपॉइंट कौन करेगी, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रमोट होके ही कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। हाई कोर्ट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है।
और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सभी वो पावर्स होंगी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 3 कह रहा है हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसी सब डिवीजन में, सब डिवीजन मतलब कि तहसील में, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डेजिग्नेट कर सकती है एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो वो ओकेज़न रिक्वायर करेगा, उसको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और किसी तहसील में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो एलोकेशन का काम करते हैं। जो केसेस आ गए, अब ये जो केसेस है, ये जो केस है, ये किस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को जाएगा, ये सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं इन सब डिवीज़न। खुद भी केसेस देखते हैं, मैंने पहले जो बताया, सेशन जज हो गए या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, ये खुद भी केसेस देखेंगे, बट एलोकेशन का भी काम होता है इनका। और यही जो मैंने बात बताई है सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक जनरल कंट्रोल होता है एवरी, किसी भी सब डिवीज़न की बात की जा रही है ये, इन ए सब डिवीज़न एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरविजन होगा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का किसी सब डिवीज़न में, पर वो जो सुपरविजन होगा वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हायरार्की में इनसे सुपीरियर लेवल के जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनके सीनियर होते हैं। जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सेम पावर होती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ही, बट इनके पास पावर होती है सुपरविजन की, बट ये सुपरवाइज नहीं कर सकते एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को। किसी सब डिवीज़न में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी हो सकते हैं, पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो डिस्ट्रिक्ट में होंगे। समझ आया होगा क्या कह रहा हूँ, नहीं आया दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो क्या मैंने बोला अभी। सेक्शन 10 हुआ। सेक्शन 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसने गवर्नमेंट पोस्ट हेल्ड की है, या तो हु होल्ड्स और हैज़ हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, कोई भी पोस्ट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो उस इंसान वो अभी सर्विस में है या सर्विस कर चुका है पहले। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को कि उस इंसान को पावर्स दे दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, कि वो कुछ पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैंडल कर सके किसी लोकल एरिया में, तो ऐसे भी किया जा सकता है। मतलब मान लो कोई सिविल सर्वेंट है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है, उसको पावर दी जा सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। उसको कह देंगे 1 साल तक ये पावर दी जा सकती है एज पर दिस सेक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो आप देखोगे, तो ऐसी कोर्ट भी एस्टैब्लिश की जा सकती है। बस यहाँ पर एक प्रोवाइजो है, रिक्वायरमेंट है कि उस इंसान के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को भी बना दोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की पावर्स दे दोगे, उसके पास पावर, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो हाई कोर्ट बताती है कि एक्सपीरियंस चाहिए। उनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स बोला जाएगा और वो 1 साल से ज़्यादा तक के लिए अपॉइंट नहीं होंगे एट ए टाइम। मतलब कि एक बार 1 साल से, मान लो 1 साल उनका अपॉइंटमेंट दे दिया कि 1 साल तक ये कोर्ट होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर दोबारा उनको पावर देनी है तो दोबारा उनको 1 साल का जो पीरियड है उनका एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये सेक्शन 11 था। सेक्शन 12 बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का एक कंट्रोल रहता है। सेक्शन 12 ऐसे बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, कि किस एरिया में, मान लो 2 मतलब होते हैं जुरिस्डिक्शन के, एक तो किस एरिया में पावर एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट जो होगा, और दूसरा मतलब होता है जुरिस्डिक्शन का कि कितनी उनकी पावर होती है सज़ा सुनाने की। वो जो पावर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर 3 की वीडियो होगी। इस सेक्शन में बात की गई है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, कि ये मान लो ये एरिया है, तो ये कोर्ट है, ये कोर्ट इस पूरे एरिया में कहाँ कहाँ अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो बताता है सेक्शन 12, कि किसके पास वो पावर होती है। तो कंट्रोल तो होता है हाई कोर्ट का। वैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल्स बनाते हैं, मजिस्ट्रेट कितने एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, लोकल लिमिट्स जो डिफाइन करते हैं
किसी मजिस्ट्रेट के लिए वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 सेक्शन 11। सेक्शन 9 और 11 में जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं उनकी लोकल लिमिट्स बता देंगे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे कि कौन से एरिया में वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेक्शन 13 में भी इस बारे में हम देखेंगे। मान लो ये एक पूरा एरिया है, ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है मान लो। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो इस डिस्ट्रिक्ट की 2-3 तहसील है, ये एक तहसील है, सब डिवीज़न है जो कि ये एक सब डिवीज़न है। मान लो ये एक सब डिवीज़न है, 3 सब डिवीज़न है। ये जो एरिया होगा ये मेन एरिया जिसको सिटी बोलते हैं हम। ये जो बाकी एरिया बच गया ये सिटी का एरिया है। तो मान लो ये एक कोर्ट है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कह सकते हैं कि ये जो ये एरिया है ना, इसमें पूरे में तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे पावर्स। जो ये एरिया होगा यहाँ पे जो भी ऑफेंस होगा उसके जो मैटर्स आएंगे वो तुम हैंडल करोगे। मान लो ये दूसरी कोर्ट है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, इनके लिए ये वाला एरिया हो सकता है कि ये वाला एरिया डिफाइन कर दिया जाए कि इसमें जो भी केसेस आएंगे वो उनके मैटर्स तुम देखोगे। तो ऐसे करके लोकल एरिया डिफाइन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 जो में अपॉइंट होते हैं, जो वो पर्सन अपॉइंट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। वो होल्ड कर सकते हैं अपनी सिटिंग, मतलब बैठ सकते हैं एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ एस्टैब्लिश। वो किसी भी प्लेस पर बैठ सकते हैं जिस लोकल एरिया में उनको अपॉइंट किया गया है। वैसे तो जो ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ बैठेंगे ये हाई कोर्ट ही बताएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जब तक एक्सप्रेसली बताया नहीं हुआ एक मजिस्ट्रेट की पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होती है। एवरी सच मजिस्ट्रेट, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उनकी पावर जनरली पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होती है, बट ऐसा होता नहीं है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल्स बना सकते हैं या हाई कोर्ट जो है रूल बना सकता है। हाई कोर्ट का एक जनरल कंट्रोल रहता है कि किस एरिया में पावर एक्सटेंड होगी मजिस्ट्रेट की। ये ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है। डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा होता है। मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब मान लो कोई यहाँ कोर्ट है और ऑफेंस हुआ है यहाँ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर। अब जो यहाँ की पुलिस होगी उसको इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ जाना पड़ेगा अपना 100 किलोमीटर दूर। तो ऐसा नहीं किया जाता है, एक अरेंजमेंट कर दिया जाता है कि यहाँ भी एक कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी, इसको सब डिवीज़न में बांट दिया जाएगा, या यहाँ एक अलग कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी जिसकी पावर यहाँ एक्सटेंड होगी। इस कोर्ट के नीचे कोई ना कोई थाना होगा, तो इस कोर्ट के नीचे पुलिस स्टेशन होंगे, तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि उनको इसके बारे में जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से चलता है। सबसेक्शन 3 एक सिंपल सी बात कह रहा है, कंफ्यूज हो सकते हो अगर ये पढ़ोगे तो, बट बहुत ही सिंपल बात है। इसको पहले मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ क्या कह रहा है। देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये मजिस्ट्रेट है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये एक कोर्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि इस कोर्ट की पावर दूसरी डिस्ट्रिक्ट, ये बी डिस्ट्रिक्ट है, ये ए डिस्ट्रिक्ट है। ये भी हो सकता है कि मान लो ये जो मजिस्ट्रेट है इसकी पावर यहाँ है, इस लोकल एरिया में एक्सटेंड होती है। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि डिस्ट्रिक्ट बी में भी एक्सटेंड हो यहाँ तक। तो ये सबसेक्शन 3 ये कह रहा है। अब ये जो मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। अब क्योंकि ये जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट बी में है, अब इस एरिया के ऊपर कंट्रोल सेशन जज का होगा या सीजीएम क्या होगा, वो जो कि डिस्ट्रिक्ट बी के सीजीएम होंगे या सेशन जज होंगे। और ये जो एरिया है इस पर कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट ए के सेशन जज या सीजीएम का होगा। तो ये सबसेक्शन कह रहा है कि अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट बी के सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट बी के सेशन जज के बारे में बात करी तो इन्फर करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट बी के सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट बी के सीजीएम। अगर किसी ने बात करी डिस्ट्रिक्ट ए के सीजीएम के बारे में तो हम उससे इन्फर करेंगे डिस्ट्रिक्ट ए के सीजीएम। कुछ ऐसे खास बात नहीं है, बस कंफ्यूजन हो सकती है सब सेक्शन में। डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे समझ आएगी अगर मैंने जो बोला है उसको अगर ध्यान से सुना है तो। वही लिखा हुआ है कि वेयर द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर, इस जो सेक्शन 9 या 11 में जो भी अपॉइंट किया गया है मजिस्ट्रेट, अगर उनका जो लोकल जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी अगर उनका लोकल जुरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, एनी रेफरेंस इन द संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन बी कंस्ट्रूड, उसको माना जाएगा एज ए रेफरेंस टू
कोर्ट ऑफ सेशन या CJM एज मे बी एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू सेड डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट के CJM या उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जा रही है, उस डिस्ट्रिक्ट के CJM या कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 13, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सबऑर्डिनेशन, कौन किससे सुपीरियर है, कौन किससे सबऑर्डिनेट है। चार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ऊपर सेशन जज हैं, फिर CJM है, उनके साथ एडिशनल CJM है, नीचे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसेक्शन 1 कह रहा है एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, सबऑर्डिनेट होंगे ये सेशन जज के, और एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनफैक्ट जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, शेल सब्जेक्ट टू दी जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। तो सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, पर एक जनरल कंट्रोल रहता है सेशन जज का। CJM जो होंगे उनके सबऑर्डिनेट होंगे सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पर CJM पर भी एक जनरल कंट्रोल तो रहेगा सेशन जज का। ये सबसेक्शन 1 कह रहा है। सबसेक्शन 2, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो टाइम टू टाइम रूल्स या ऑर्डर्स बनाएंगे, जैसे मैंने पहले पिछले सेक्शन में बात करी, जो कि इस संहिता के कंसिस्टेंट है। किस बारे में रूल्स बनाए जाएंगे, ऑर्डर्स बनाए जाएंगे। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके सबऑर्डिनेट होते हैं उनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब ये है कौन से केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे वो CJM बताएंगे। एलोकेशन जो होता है केसेस का, या एरिया बेस्ड एलोकेशन जो होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, इस मजिस्ट्रेट को कह दिया कि ये वाला जो जोन के जो ऑफेंसेस है तुम देखोगे, इस वाले मजिस्ट्रेट को कह दिया, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कह दिया कि ये जो जोन है इनके केसेस तुम देखोगे। जोन वाइज जो एलोकेशन होता है केसेस का वो भी कर सकते हैं CJM जो होते हैं। सेक्शन 13 हुआ। सेक्शन 14 पर जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो एक ओवरव्यू ले लो यहाँ पर सबसे पहले तो, कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न का अलग अलग है, ये देख लो। देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो हायर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको हम डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं और जिनको हम डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं। वो सेम ही पर्सन है। जब वो रेवेन्यू मैटर्स देख रहे हैं तब उनको डिप्टी कलेक्टर बोला जाता है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रहे हैं तब उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। पर्सन एक ही है, इनके अलग से कोई कोर्ट नहीं होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जो DM होंगे वो एक ही होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के। इनसे नीचे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कुछ एग्जांपल, वैसे तो ये सभी DMB या एडिशनल DMB ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, पर ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं इनकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एग्जांपल है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कुछ एग्जांपल हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में बात की मैंने। किसी सब डिवीज़न में, तहसील में DM नहीं होते हैं, एडिशनल DM हो सकते हैं। एडिशनल DM से नीचे SDM जिसको बोला जाता है, और इसमें भी वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। सब डिवीज़न में भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो सकते हैं। तो ये चार्ट है। आगे जो सेक्शन 14 से लेकर 17 तक भी कुछ इसी तरीके के बारे में बात की गई है। कौन किससे सबऑर्डिनेट है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, वो मैंने यहाँ एक चार्ट के जरिए आपको बता दिया। यहाँ अब देखेंगे तो हम थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है जितने भी वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी DM। एक DM होगा और एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं। जब भी एक इंसान UPSC क्लियर करता है, पहले वो सीधा DM नहीं बनता है, पहले वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स SDM बनेगा या एडिशनल DM बनेगा। उसके बाद प्रमोशन के बाद कुछ समय बाद, 5 साल बाद लगभग, वो DM बनता है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू बी एडिशनल DM, और वो जो एडिशनल DM होंगे शेल हैव सच ऑफ पावर्स ऑफ DM, सभी पावर्स होंगी जो कि DM के पास होती हैं, जो संहिता में बताई गई हैं, जो कि, और या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि ये पावर्स तुम्हारे पास हैं। सबसेक्शन 3, व्हेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वेकेंट। कोई DM है, उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है, डेथ, रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कोई पर्सन अगर टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में,
एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्परेरली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई टेम्परेरी बेसिस पर उस डिस्ट्रिक्ट में आया है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, उस ऑफिसर के पास सारी पावर्स होंगी। सच ऑफिसर शेल पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर आने के बाद एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़, वो सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, सभी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है जो कि एक डीएम को दी जाती हैं इस संहिता में। सबसेक्शन 4, स्टेट गवर्नमेंट जो है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक सब डिवीज़न का चार्ज दे सकती हैं एंड में रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर, और उनसे चार्ज ले भी सकती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है, मतलब ठीक है ना, वो जिसको भी वो चार्ज दिया गया सब डिवीज़न का उसको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। सबसेक्शन 5 का कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी स्पेशल ऑर्डर से, जनरल ऑर्डर से, एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज मे बी डीम्ड फिट टू इम्पोज डेलीगेट्स इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का चार्ज दे रही है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, बट सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि ये जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का चार्ज देने की, ये जो पावर है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी डेलीगेट की जा सकती है, कि जो डीएम होंगे वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एसडीएम बना सकते हैं, उनके पास ये पावर्स आ सकती हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको ये पावर देगी तो। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है। सबसेक्शन 6, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड दी स्टेट गवर्नमेंट, इस सेक्शन में कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ नहीं रोकती है, क्या करने से नहीं रोकती है, फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी पुलिस कमिश्नर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स देने से ये सेक्शन नहीं रोकता है, मतलब जो पुलिस कमिश्नर है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है। सेक्शन 15, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 15 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट। स्टेट गवर्नमेंट उस टर्म के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, फॉर एग्जांपल 1 साल, 2 महीने, 4 महीने या 2 साल, जो भी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी जो टर्म होगा उतने टाइम के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकते हैं। और कौन से ऑफिसर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बनते हैं इनका काम भी बताऊंगा मैं आगे। कौन से ऑफिसर्स होंगे जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे, वो होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स या जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि एसपी की रैंक से, एसपी या उनके ऊपर वाली जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, डीआईजी हो गए, आईजी हो गए, ये जो ऑफिसर्स हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी स्पेशल ओकेजन के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे कोविड आया था, कोविड में अपॉइंट किए जा सकते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किए भी गए थे। कोई फेस्टिवल आते हैं उसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं, इलेक्शन आते हैं उसमें जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो पावर्स, सभी पावर्स कन्फर की जा सकती हैं जो कि संहिता में बताई गई हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो पावर्स दी गई हैं उनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो पावर दी जा सकती हैं। सेक्शन 16, लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिसडिक्शन, मान लो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमने लोकल जुरिसडिक्शन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिसडिक्शन की बात की थी। ये डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये एक तहसील है, ये एक तहसील है, तो एक सब्जेक्ट टू दी कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का एक जनरल कंट्रोल रहता है। नॉर्मली डीएम बताते हैं किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएम जो होंगे एक होंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा होंगे। तो अब मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये किस एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती हैं। अब मान लो ये ऐसे ब्लॉक्स में बटी हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की गई है, तो किस ये वाले जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं इस एरिया में अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे, या ये वाले जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो इस एरिया के जो भी केसेस होंगे वो देखेंगे। ये जो है डीएम बताते हैं, और वहाँ पर सब जनरल कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट भी बता सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस एरिया में पावर एक्सरसाइज करेंगे, तो डीएम फिर ये नहीं कह सकते इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि तुम इस दूसरे एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज करो। तो स्टेट गवर्नमेंट भी बता सकती है और डीएम भी बता सकते हैं। और नॉर्मली क्या होगा, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो जुरिसडिक्शन और पावर होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होगी नॉर्मल केसेस में। पर वैसे हम बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो
तहसील में डिवीज़न कर दिया जाता है कि तहसील में दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट को। तो इस तरीके से चलता है। सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये जो है सबऑर्डिनेशन के बारे में बात की थी हमने, यही सेक्शन 17 में बात की गई है। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डीएम। डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। और हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर इन ए सब डिवीज़न। ये तो थी डिस्ट्रिक्ट की बात। जो सब डिवीज़न के बारे में बात की जा रही है कि सब डिवीज़न में हर एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। यही हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि जो सब डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। आगे क्या कह रहा है, और एक जनरल कंट्रोल वहाँ पर डीएम का रहेगा। जो डीएम होंगे वो टाइम टू टाइम रूल्स बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। जैसे सीजीएम एलोकेट करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो केसेस हैं या फिर एरिया बेस्ड जो एलोकेशन होता है, वैसे ही डीएम जो है बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस कि कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कहाँ ड्यूटी रहेगी, क्या ड्यूटी रहेगी, ये डीएम बताते हैं। सेक्शन 17 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 18 है। 18 से 20 बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस, इन चीज़ों के बारे में। फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते कौन है पहले जान लो। जो भी अगर क्राइम होता है, क्राइम कंसिडर किया जाता है ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी। अगर मान लो एक्स है, एक्स के अगेंस्ट, एक्स को किसने मारा पीटा, या एक्स के अगेंस्ट मान लो फ्रॉड हो गया, ये एफआईआर करवाएगा, आगे ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन होगा, डिफेंस होगा, ये केस करेगा, मतलब ये प्रोसिक्यूशन होगा, ये प्रोसिक्यूशन की साइड से होगा, और डिफेंस होगा जिसने इसके साथ फ्रॉड किया है, वो डिफेंस की साइड होगी, एडवोकेट। तो इसका जो एडवोकेट होगा, वो जो एडवोकेट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हीं को प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। इनका काम मेनली मुकदमा लड़ना ही होता है किसी के अगेंस्ट अगर क्राइम हुआ है, और दूसरा काम होता है असिस्ट करना कि एक फेयर डिसीजन पे पहुंच पाए जो कोर्ट है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, फॉर एवरी हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे दोनों ही गवर्नमेंट्स, और अपॉइंट करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस कोर्ट में कंडक्ट करने के लिए कोई प्रोसिक्यूशन, अपील या कोई भी अदर प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसलिए बिकॉज क्राइम माना जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट ही हुआ है। अब स्टेट की जिम्मेवारी बन गई एक्स को वकील प्रोवाइड करने की, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। एक बात और, जो गवर्नमेंट प्लीडर भी एक टर्म होता है, वो सिविल केसेस के लिए होता है, तो उससे कंफ्यूज मत करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो मैंने अभी काम बताया वो होता है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, जो दिल्ली के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली के हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। वही सेम बात है जो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में लिखी गई है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मे अपॉइंट, यहाँ पर था शेल अपॉइंट, यहाँ पर है शेल। तो यहाँ पर बात हो रही है किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस को कंडक्ट करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जरूर अपॉइंट करेगी, पर हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम और डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 3 कह रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड में ऑल्सो अपॉइंट एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोवाइजो कह रहा है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पीपी है, पीपी एपीपी, वो एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट का पीपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या एक डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल पीपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है कि अपॉइंट कैसे होते हैं, कोई इंसान एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता कैसे है। तो सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज के साथ कंसल्ट करेंगे। सेशन जज वही डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं वो सेशन जज होते हैं, जब वो सिविल केसेस देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्ट सलाह मशवरा करेंगे सेशन जज के साथ, और उसके बाद एक पैनल प्रिपेयर किया जाएगा, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी मान लो। और लिस्ट किस बात की कि ये लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए फिट हैं।
तो कौन लोग हो सकते हैं? वैसे एडवोकेट्स ही होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस भी अच्छी है, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। और भी एक तरीके से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है सबसेक्शन 6 में, पहले सबसेक्शन 5 का कह रहा है। तो कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पीपी, जब तक उसका नाम इस लिस्ट में, इस पैनल में नहीं है जो कि प्रिपेयर की गई है डीएम के द्वारा। सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि सबसेक्शन 5 में जो भी लिखा है उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 5, जहाँ पर कोई स्टेट है जहाँ पर एक देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एक ग्रुप मान लो, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है जहाँ पर एक कैडर है ना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, वहाँ पर जो पीपी या एडिशनल पीपी अपॉइंट होंगे वो उस कैडर से ही होंगे। अब कैडर कैसे हो सकता है? जो सरकारी वकील होते हैं, आपने अगर सुना हो तो एपीओ, या जो जिसको बोला जाता है एडी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जो ये होते हैं इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे ही कोई आप लॉ, अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, अपनी लॉ की डिग्री पालोगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का या एडीए का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का। तो ये जो एपीओ होता है या एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडीए, एक ही इंसान है, बस हर एक स्टेट में नाम अलग अलग है, पोस्ट एक ही है। ये भी तो कभी आगे इनकी प्रमोशन होगी ना, तो ये प्रमोट होके आगे एडिशनल पीपी या पीपी बनते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनते हैं, जब इनको एक्सपीरियंस हो जाता है 7 साल का, 10 साल का। तो सबसेक्शन 6 यही कह रहा है, यहाँ पर अब ये जहाँ पर भी जिस स्टेट में अपॉइंट होते हैं, एपीपी अपॉइंट होते हैं, वहाँ पर एक कैडर हो गया। जिस स्टेट में एक कैडर होगा उसी से ही ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वहाँ से अपॉइंट किए जाएंगे, इसी कैडर में से आगे। हालांकि प्रोवाइजो ये भी कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लिस्ट भी प्रिपेयर की जा सकती है और साथ में यहाँ से भी कुछ लोग आगे प्रमोट होकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। दोनों काम होते हैं, एक लिस्ट भी प्रिपेयर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी हो सकता है, और यहाँ से भी आगे प्रमोट हो सकते हैं। जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वहाँ से भी आगे प्रमोट होकर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं। यही एक्सप्लेनेशन कह रहा है जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, जो कैडर, उसका मतलब बताया हुआ है। रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स जो मैंने पहले बताया, इंक्लूड्स पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय वट एवर, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम होता है, एंड विच प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट, या आगे ना वर्ड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड टू दैट पोस्ट। हर एक जो स्टेट होता है उसमें अलग नाम होता है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, कहीं भी अगर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर टर्म यूज़ किया जाएगा उसका मतलब जो है पीपी भी हो सकता है, स्पेशल पीपी भी हो सकता है, एडिशनल पीपी भी हो सकता है, और असिस्टेंट पीपी भी हो सकता है। सबसेक्शन 6 देखा। सबसेक्शन 7 इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है कि इंसान को अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, एडिशनल पीपी बनना है, उसको एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक इंसान को कुछ पर्टिकुलर केसेस हैंडल करने के लिए, कुछ स्पेशल केसेस हैंडल करने के लिए, मान लो पोक्सो से रिलेटेड केसेस हैं, तो पोक्सो से रिलेटेड जो केसेस होंगे, ऐसा कहा जा सकता है कि इसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है जो सिर्फ पोक्सो के ही केसेस देखेगा। फिर ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी, एंड उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी उसको स्पेशल पीपी बनाया जाएगा। आगे प्रोवाइजो एक बात कहता है कि जो कोर्ट है वो परमिट कर सकती है विक्टिम को कि वो अपने चॉइस का एडवोकेट भी एंगेज करे ताकि वो प्रोसिक्यूशन में असिस्ट कर सके। अब इसका क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं, पोक्सो का केस है मान लो, मैं इसमें जो है एक, आपने अगर मूवी देखी हो, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, मनोज तिवारी की ये आई गेस मूवी है, अच्छी मूवी है, जाके देख सकते हो। वो इसी पर बेस्ड है जो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। और पोक्सो का ही केस था, जो विक्टिम था उसको, विक्टिम की साइड को पसंद नहीं था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया था ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो वो प्राइवेट वकील कर रहा था उन्होंने, ताकि वो असिस्ट कर सके जो भी ट्रायल चल रहा है उसमें। तो ये भी अलाउ कर सकती है कोर्ट। सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 के पर्पज़ के लिए, क्या पर्पज़ के लिए? जो ये एक्सपीरियंस है इसकी बारे में बात की जा रही है, जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के लिए जब एक इंसान, अब ये एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा वो सबसेक्शन 9 में बात की गई है। कोई इंसान है, कब माना जाएगा कि वो प्रैक्टिस में है एज एन एडवोकेट? तो सबसेक्शन 9 ये कह रहा है कि एक इंसान को तभी नहीं मानेंगे जब वो किसी के चैम्बर में है या खुद का चैम्बर है उसके पास, वो प्रैक्टिस कर रहा है, जब वो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, या कोई भी अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी है, तब भी उसको मानेंगे कि वो प्रैक्टिस ही कर रहा है और वो उसके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। शैल बी डीम टू बी द पीरियड ड्यूरिंग विच सच पर्सन हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। मतलब कोई किसी के चैम्बर में या खुद के चैम्बर में प्रैक्टिस कर रहा है, वही सिर्फ एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, कोई इन पोस्ट पे भी है वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा। सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है, क्या कह रहा है। सबसेक्शन 1, स्टेट गवर्नमेंट जो है शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, मुकदमे देखने के लिए, कंडक्ट करने के लिए मुकदमे इन दी कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। तो जो ये बात याद रखना, जो असिस्टेंट पीपी होते हैं ना, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए होते हैं अपॉइंट। और जो पीछे बात करी हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये अपॉइंट होते हैं हायर कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट होंगे, या जो सेशन जो कोर्ट होती है उनके लिए अपॉइंट होंगे। बिकॉज एक्सपीरियंस हो जाता है ना, मिनिमम वहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की। तो अगर एक्सपीरियंस हो गया तो वो फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो केसेस हैं वो देखेंगे। और ये जो हायरार्की में ऊपर अपर लेवल की कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट हो गई या सेशन जज की जो कोर्ट हो गई, इनके पास जो केसेस आते हैं वो मेजर ऑफेंसेस से रिलेटेड मुकदमे आते हैं, केसेस आते हैं, बड़े केसेस आते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसा है। सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ पर में अपॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पीपी कोई केसेस या क्लास ऑफ केसेस देखने के लिए इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 3 का कह रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2। मतलब जो सबसेक्शन 1 में दिया गया, 2 में दिया गया है, इनको कोई हानि या कुछ हार्म ना पहुंचाते हुए, जहाँ पर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी अवेलेबल नहीं है, उस समय क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्सन को असिस्टेंट पीपी और उसको उस केस का चार्ज दे सकते हैं। बट उसके लिए 14 डेज़ का, ये इंपॉर्टेंट है, 14 डेज़ का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस। एक बात और प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो ये एनी पर्सन है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट उस एनी पर्सन में वो इंसान नहीं आएगा जो पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड या फिर एंड नहीं, और वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का ऑफिसर है। मतलब आप किसी भी पर्सन को बना सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो असिस्टेंट पीपी, वो एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है, वो जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर रहा है, ऐसे नहीं किसी को भी बना देंगे। बट अगर पुलिस ऑफिसर, मान लो पुलिस ऑफिसर भी एडवोकेट्स हो सकते हैं, लॉ की डिग्री हो सकती है, कोई पुलिस ऑफिसर है, अब पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पीपी 2 ही कंडीशंस पे बनाया जा सकता है यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में। पहली बात, उसने उस पर्टिकुलर केस में जिसमें उसको असिस्टेंट पीपी बनाया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन ना की हो, वो दूर रहा हो उसके इन्वेस्टिगेशन से। दूसरा, अब उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी कोई भी प्रोसेस की, जो भी वो केस हो रहा है। दूसरा, अगर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर है, तभी उसको असिस्टेंट पीपी बनाया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको असिस्टेंट पीपी नहीं बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। सेक्शन 19 हुआ। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में देखो कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपॉइंट वैसे ही होते हैं जैसे मैंने बताया, एग्जाम होता है हर एक स्टेट में नॉर्मली। सेक्शन 20, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस रीडिंग कर लो, एक इंपॉर्टेंट होता तो मैं अपने आप ही चार्ट बना देता। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, हर एक स्टेट में ना एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। अब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल जितने भी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं एक स्टेट में, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मॉनिटर करना कि इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको मॉनिटर करना, सभी जो लोग हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग करवाना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की, ये सब काम होते हैं। एक तरीके का डिपार्टमेंट बना रखा है ये, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री का एक डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट में, तो वैसे ही एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का। तो इस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर होगा, इस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर होगा, काफ़ी सारे डिप्टी डायरेक्टर होंगे जो कि नॉर्मल एक डिपार्टमेंट में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट है, और उसमें एक डायरेक्टर होगा प्रोसिक्यूशन का,
और डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे एक से ज़्यादा। तो स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, और उसमें भी डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं प्रोसिक्यूशन के। पोस्ट है ये देख लो, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें। सेकंड, ये एलिजिबिलिटी बता रखी है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसका एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट 15 साल का, या फिर वो सेशन जज रहा हो वो इंसान जो भी अपॉइंट होगा। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो उसको प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, उसका जो एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट रहा वो कम से कम 7 साल रहा हो, और वो एटलीस्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रहा हो, तभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है। आगे है सबसेक्शन 3, क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बुआ, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका जो उनके हेड कौन होंगे, डायरेक्टर होंगे प्रोसिक्यूशन के। इनको इसमें कंफ्यूज ना होना, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट है जिनके हेड होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वो जो होम डिपार्टमेंट होगा स्टेट का उसके अंडर फंक्शन करेंगे। ये सबसेक्शन 4 में हायरार्की बता रखी है। हायरार्की कुछ इस तरीके से है, पता तो चल चुका होगा कि सबसे ऊपर है डायरेक्टर, ठीक है, उनसे नीचे हैं डीडी डिप्टी डायरेक्टर, और उनसे नीचे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये इस तरीके की हायरार्की है। वहीं यहाँ पर सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। सबसेक्शन 5 जो हमने पीछे बात की थी सेक्शन 18 में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, एडिशनल पीपी के बारे में, स्पेशल पीपी के बारे में सेक्शन 18 में बात की थी हमने, वो जो है सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, हायरार्की में ये ऊपर है। सबसेक्शन 6 यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पीपी है, एडिशनल पीपी है, स्पेशल पीपी है, असिस्टेंट पीपी है, ये 19 में अपॉइंट किए गए, ये सभी 18 में अपॉइंट किए गए। ये सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर के, डीडी के, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। तो मतलब हायरार्की कुछ इस तरीके से है कि जो ये सबसे ऊपर है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनसे नीचे है डीडी, इनसे नीचे असिस्टेंट डीडी, फिर इनसे नीचे जो सभी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं। इस तरीके की हायरार्की है। आगे सबसेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, पावर और फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उनके पावर और फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की कि क्या फंक्शंस होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सुपरवाइज करना, केसेस मॉनिटर करना, ऐसे कुछ फंक्शंस मैंने बताए थे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के मेन फंक्शन बताए हुए हैं। तो इनके अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं, ये मेन फंक्शंस हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होंगे उनका काम क्या होगा, मॉनिटर करना केसेस को, किन केसेस को जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, या उम्र कैद है, या डेथ पेनल्टी है जिसकी सज़ा, ताकि जो प्रोसीडिंग है वो एक्सपेडाइट हो सके, जो प्रोसीडिंग है वो फास्ट चल सके। एंड टू गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील फाइल करनी है, उस पर भी जो ओपिनियन है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देंगे इन केसेस में। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका काम क्या होगा, टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट जो होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी अच्छे से। इसका क्या मतलब होता है, नहीं देखी तो जाके देख लो लास्ट वीडियो, सेक्शन 1 से 5 की है जो। पुलिस रिपोर्ट स्क्रूटनाइज करना और मॉनिटर करना केसेस को जिनकी जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा है पर 10 साल से कम है। मतलब 7 साल से 10 साल के बीच में जो भी केसेस होंगे वो डीडी प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेंगे, या उनकी जो पुलिस रिपोर्ट है स्क्रूटनाइज करेंगे, ताकि स्पीडी जो है डिस्पोजल हो सके उन केसेस का। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो मॉनिटर करेंगे केसेस जो कि 7 साल से कम पनिशेबल है। तो ये इनके फंक्शंस है। सबसेक्शन 10 क्या कहता है, जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, 8 और 9, कुछ भी सबसेक्शन 7, 8 और 9 में लिखा हुआ है, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी पावर्स के बारे में बता रखा है कि ये पावर्स होंगी, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इनके पास पावर्स होती हैं कोई भी एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर द संहिता। मतलब जो ये ऑफिसर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं संहिता में। दूसरी बात, ये किसी भी प्रोसीडिंग से खुद डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जो पावर लिख दी गई डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की सिर्फ इसी से डील करेंगे, पर जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है किसी भी प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग से भी डील कर सकते हैं। मतलब अगर ये चाहें कि अगर ये 7 साल वाला केस देखना चाहें जिसकी सज़ा 7 साल है, वो भी देख सकते हैं। कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ गया तो वो हो सकता है। सबसेक्शन 11 क्या कह रहा है, जो पी पावर फंक्शन है
डायरेक्टर की, डीडी की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, प्रोसिक्यूशन के जो हैं। और जो एरियाज़ है जिसमें वो फंक्शन करेंगे, वो जो बाकी पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बताएंगी। बाय नोटिफिकेशन उनको स्पेसिफाई की जा सकती है, और भी अदर पावर्स। सबसेक्शन 12 लास्ट सबसेक्शन इस वीडियो का ये कह रहा है कि जो प्रोविज़न है इस सेक्शन के जो भी लिखे गए हैं डिप्टी डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, ये अप्लाई नहीं होंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पर। अगर एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन कर रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो एडवोकेट जनरल देखते हैं स्टेट में। स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो सबसे हाईएस्ट रैंक के लॉ ऑफिसर होते हैं। ये बहुत बार जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं स्टेट में वो देखते हैं। तो एडवोकेट जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट। तो वो सबसेक्शन 12 ये कह रहा है कि वो जो हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे नहीं होंगे। अगर वो कंडक्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन, वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इनसे नीचे हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल इनके सबॉर्डिनेट नहीं होंगे, बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सबॉर्डिनेट होते हैं, बट बिकॉज एडवोकेट जनरल यहाँ पर सबसेक्शन 12 है और ये हाईएस्ट रैंक के लॉ ऑफिसर होते हैं, वो नहीं होंगे इनके सबॉर्डिनेट। ये सबसेक्शन 12 का पर्पस है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड BNSS की प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।